हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। V E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसे काइनेटिक एनर्जी लिख लीजिए। अब इन्होंने कहा है कि V दुगना हुआ, मतलब कि जो m था वो कैसा है, कांस्टेंट। ठीक है। तब फिर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी वी स्क्वायर के। अब इन्होंने किया है गति को दोगुना, मतलब कि 2 की पावर 4 यहाँ से आ गया, 2 की पावर 2 मतलब 4। तो जो न्यू काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी डैश, वो पुरानी काइनेटिक एनर्जी की 4 गुना हो जाएगी। ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, 4 गुनी होगी। ओके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम या कौन सा सिद्धांत इस कथन को वैध ठहराता है, मतलब कि सही ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। मतलब कि द्रव को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इनमें से कौन बताता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, लेसाटेलिये का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या फिर परासरण का नियम। सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो द्रव्य को और ना ही नष्ट कर सकते। देखिए, आपसे द्रव्यमान संरक्षण आप जानते हैं, द्रव्यमान समान रहता है। परासरण आप जानते हैं क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की। पर लेसा टेलिए का नियम क्या होता है, ये आप सभी को नहीं पता है ना। मैं आपको बता दूं, देखो, लासा टेलिए या लेसा टेलिए नियम के अनुरूप क्या होता है कि अगर आप साम्य अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हो, किसमें परिवर्तन करना चाहते हो, साम्य अवस्था में। यदि आप साम्य अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हो तो साम्य अवस्था परिवर्तित करने वाले कारकों में परिवर्तन करोगे। और साम्य अवस्था परिवर्तन करने वाले जो कारक होते हैं वो होते हैं ताप, दाब, या फिर टेम्परेचर, है ना, या और भी जैसे आर्द्रता वगैरह हो गई। ये सब साम्य अवस्था में परिवर्तन करने के कारक होते हैं। ओके। लेकिन अब देखो, आपने जब ये कारक में परिवर्तन करोगे तो साम्य अवस्था चेंज होनी चाहिए, लेकिन साम्य अवस्था इन कारकों में जो परिवर्तन किया गया है उसका विरोध करती है। ओके। मतलब कि साम्य अवस्था उस तरफ विस्थापित होने की कोशिश करेगी जिस तरफ किए गए परिवर्तनों के जो प्रभाव है उसको नष्ट किया जा सके। ओके। मतलब कि अगर हम बात करते हैं तो साम्य अवस्था स्वयं को परिवर्तित करने वाले कारकों, और कारकों में क्या आ जाएगा, कारकों में आ जाएगा आपका ताप, दाब, है ना, और आप मान सकते हो आर्द्रता, एटसेट्रा, जो भी होता है ना, बल वगैरह भी आप मान सकते हो। तो साम्य अवस्था स्वयं को परिवर्तित बनने करने वाले कारकों के प्रभाव की विपरीत दिशा में प्रवाहित होने का प्रयास करती है, जिससे कारक के प्रभाव को नष्ट किया जा सके। ओके, आपको ये चीज याद रखना है। प्रभाव को नष्ट किया जा सके, है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। देखो, आपसे यहाँ पर पूछा गया है किस चीज को, ऊर्जा के संबंध में, लेकिन कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको लेसा टेलिए के नियम या लासा टेलिए के नियम के बारे में ही पूछा जा सकता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। द्रव्यमान और परासरण ये हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। चलिए, आपसे पूछा गया है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए, वरना साइकिल फिसल जाएगी। नहीं, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। बिल्कुल सही। अब देखो, गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, इसका क्या मतलब होता है। जैसे आप जब मोड़ लेते हो, यहाँ से कोई साइकिल सवार आ रहा है और आपने यहाँ पर मोड़ लिया। ठीक है। यहाँ पर मोड़ लेने का मतलब ये है कि इस जगह पर अगर आप इसे एक पूरे वृत्त के रूप में बनाओ इस तरह से, तो यहाँ पर क्या है, आपने मोड़ लिया, तो यहाँ पर इसको अगर हम त्रिज्या माने तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब कि अपकेंद्री बल,
सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य करने लगता है, किस पर? साइकिल सवार पर कार्य करने लगता है एक सेंट्रीपिटल फोर्स, जिस वजह से उसके गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तब क्या करता है वह? इस ओर झुककर अपने आधार को, या फिर आप ये बोलो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के विपरीत दिशा में वह झुकता है, जिससे कि सेंट्रीपिटल फोर्स को संतुलित किया जा सके। समझ में आ रही है बात? और उसका गुरुत्व केंद्र केंद्र की तरफ बना रहे। जो व्यक्ति है उसका गुरुत्व केंद्र इसके केंद्र की तरफ, जो सर्कल होता है उसके केंद्र की तरफ बना रहे, इसलिए वह झुकता है। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल होता है? अपकेंद्रीय बल होता है, अभिकेंद्रीय, उपकेंद्रीय या बाह्य बल? नहीं, क्या होता है? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल कैसा होता है? जो त्रिज्या से दूर की तरफ लगे, इसे हम बोल देते हैं क्या? अपकेंद्रीय। ठीक है। और अभिकेंद्री क्या हो जाता है? जो त्रिज्या की जो सॉरी जो केंद्र की ओर लगे, उसे हम क्या बोल देते हैं? अभिकेंद्रीय बल। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, जैसे कोई पत्थर है, आप चांद की सतह से पृथ्वी पर लाओ तो क्या प्रभाव पड़ेगा? चांद पर अगर हम देखो नॉर्मल भार का फॉर्मूला होता है m×g। अगर हम चांद पर देखते हैं मतलब अर्थ पर, तो m×ge। और अगर हम मून पर देखते हैं, मून पर, तो m×gm। इस तरह से आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जो भार है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जी के, और जो जी होता है वो होता है 6 gm के बराबर, है ना? इस वजह से जो भार हो जाएगा अर्थ पर वो ज्यादा होगा और मून पर कम होगा। और अगर हम एग्जिट निकालना चाहे तो अर्थ पर भार मून पर भार का 6 गुना होता है। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। मतलब कि द्रव्यमान नहीं बदला, द्रव्यमान कैसा है? कांस्टेंट। लेकिन भार कैसा है? वेरिएबल, चेंज हो जाता है ना? ये कैसा है? ये है नियत, और ये है बदलता है। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक इसका द्रव्यमान बदल जाएगा? नहीं। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, तो ऑप्शन बी सही है। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है? आपको ये बताना है कि कब अधिक प्रतीत हो रहा है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को। अब देखो लिफ्ट, देखो भार का फॉर्मूला W = m×g। अब अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो कैसा होगा? देखो द्रव्यमान तो समान होता है परंतु जो जी का मान है वह बढ़ जाता है। ठीक है। अब अगर लिफ्ट नीचे आ रही है, लिफ्ट नीचे आने की कंडीशन में, तो भार में एम तो समान रहेगा परंतु जो एक त्वरण है वो नेगेटिव त्वरण होगा, जिस वजह से जो जी का मान है, जो कंप्लीट जी, वह कम हो जाएगा। समझ रहे हो? यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर जो इतना पोर्शन ये बढ़ गया, मतलब कि G+a हमेशा ज्यादा होगा जी से, और G-a हमेशा कम होगा जी से। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, और इस कंडीशन में भार घटा हुआ, मतलब कि कम प्रतीत होगा। आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है ना? तो जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उसमें त्वरण जुड़ जाता है, जिस वजह से भार बढ़ जाता है, और जब लिफ्ट नीचे आती है तो त्वरण घट जाता है, जिस वजह से भार कम हो जाता है। अब आपसे पूछा है लिफ्ट में बैठा हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होगा, और अधिक कब मालूम होगा? जब जी में कुछ जुड़ेगा, मतलब कि जो लिफ्ट है, लिफ्ट जब ऊपर जाए, क्योंकि द्रव्यमान तो कांस्टेंट रहता है, तो जी ही है जो कि आपके भार को परिवर्तित कर सकता है, बढ़ाना, घटाना या शून्य करना, ये सब जी पर डिपेंड करता है, क्योंकि एम तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो। क्या कोई ऐसा आंसर है? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, अगर नीचे आती तो यहाँ पर क्या हो जाता? भार भार कम होता है ना, मिनिमम होता, तो ये नहीं होगा। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है, यहाँ पर देखिए लिफ्ट ऊपर जा रही है, ए त्वरण मतलब त्वरित गति से ऊपर जा रही है, तो क्या हो जाएगा? आंसर बी। ओके। चलिए, और अगर समान वेग आपको बोल दिया जाए तो इसमें क्या होता है? जो भार होगा वो कैसा हो जाएगा? जीरो, क्योंकि जो त्वरण है। ओके। चलिए अब देखो समान वेग से ऊपर जा रही हो तब भी। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। प्रत्यक्ष भार जो वास्तविक भार से कम होता है, वास्तविक भार मतलब रियल,
और प्रत्यक्ष भार मतलब जो हम उस वक्त महसूस कर रहे हैं, मतलब कि G-A या फिर +-A, आप ऐसा लिख सकते हो। ओके। अब आपसे पूछा गया है कि कम होना चाहिए, मतलब कि जो अपना कम है तो G-A होना चाहिए यहाँ पर, है ना, तभी कम होगा। और रियल में क्या होता है, G। तो ऐसा ये आपसे पूछा गया है। जब लिफ्ट कैसी जा रही हो, अगर त्वरण में कुछ घट रहा है, मतलब कि लिफ्ट कैसी जा रही है, नीचे की तरफ, त्वरित गति से नीचे। ये कौन सी कंडीशन है, त्वरित गति से नीचे की ओर, ठीक है ना। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, 557, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक होता है। अगर हम पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण को जी माने, तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा 6 GM, मतलब कि GM इज इक्वल टू 1/6 GE, है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1/6। नेक्स्ट, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है। आपको लोलक का फॉर्मूला पता होना चाहिए, T = 2π√L/G। ठीक है, ये होता है लोलक। अब यहाँ पर देखो, लोलक किस पर निर्भर करता है, एक तो लंबाई पर निर्भर करता है, और दूसरा निर्भर करता है किस पर, त्वरण पर। तो यहाँ पर द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, नहीं करता, ठीक है। लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, बिल्कुल सही। समय के ऊपर निर्भर करता है, क्या यहाँ कहीं समय है, नहीं है। तापक्रम, बिल्कुल तापक्रम भी नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कि केवल और केवल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर। ओके, चलिए। अगला क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं, आपसे ये पूछा गया है। देखिए, लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, T = 2π√L/G, ठीक है। अब देखो, अगर हम गर्मी में देखते हैं आवर्तकाल, तो T डैश, और अगर हम सर्दी में देखते हैं, मतलब विंटर सीजन में देखते हैं, तो क्या होता है, T डबल डैश। अब देखो, अगर गर्मी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो टेम्परेचर में क्या होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो जो एल की वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। अब गर्मी की अगर हम बात करते हैं, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है √L, ठीक है। अब अगर एल इंक्रीज हो रहा है आपका, यहाँ पर आप देखो, अगर आपका एल इंक्रीज हो रहा है, तो टी भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम सेम कंडीशन देखते हैं इसमें, कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो एल भी कैसा होगा, डिक्रीज हो जाएगा, इस वजह से। अब यहाँ पर टी समानुपाती होता है √L, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि अगर एल कम हो रहा है, तो टी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक कि आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शन को देखो, तो गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। यहाँ पर कोई आंसर ऐसा दिख रहा है, ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी सही है। ओके, ऑप्शन सी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए, तो उसका आवर्तकाल कैसा हो जाएगा। देखिए, सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, सॉरी, मैं इसे पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ। सरल लोलक का आवर्तकाल होता है T = 2π√L/G। अगर हम इसे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √L/G के। अब यहाँ पर उन्होंने लंबाई बढ़ाई है, और जी कैसा है, कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस वजह से टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा √L। अब इसको उन्होंने क्या किया, 4% तक इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया, 4% इंक्रीज। तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल लोगे 2% की, मतलब कि जो टी डैश है वो 2% इंटू टी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। तो जो ये कितना हो जाएगा, 102, मतलब कि T = 102% ऑफ टी, है ना, ये चीज। यहाँ पर कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 2% इंक्रीज हो गया, 102, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया है, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं।
अब देखो, पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति होती क्या है। देखो, विकृति का साधारण सा मतलब होता है कैसा, विरूपण, मतलब किसी चीज की डायमेंशन में चेंज हो गया, डायमेंशनल चेंज, ठीक है ना, मतलब आकृति बदल गई, आकृति विमाएं बदलना, इसे हम बोल देते हैं कि उसकी विकृति बदल गई। अब अगर हम बात करते हैं पार्श्व विकृति की, तो पार्श्व विकृति में आप क्या लोगे, पार्श्व विकृति में आप लोगे व्यास या चौड़ाई में परिवर्तन, ठीक है, व्यास या चौड़ाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक व्यास, प्रारंभिक व्यास या चौड़ाई, ये क्या होती है, ये होती है पार्श्व विकृति। वहीं अगर हम बात करते हैं अनुदैर्ध्य विकृति की, तो अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है, अनुदैर्ध्य विकृति का मतलब होता है सीधा लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ठीक है, ये होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पासो अनुपात। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या क्या कहलाता है, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। दृढ़ता गुणांक क्या कहलाता है, दृढ़ता गुणांक का सीधा सा मतलब होता है कि एक ऐसी चीज है दृढ़ता गुणांक जिससे कि ये निर्धारित किया जाता है कि सामग्री विरूपण के लिए कितना प्रतिरोध है, समझ रहे हो। जैसे अगर हम बात करते हैं दृढ़ता गुणांक की, है ना, तो दृढ़ता गुणांक क्या होता है कि आकृति विरूपण में किए जाने वाले प्रतिरोध का मापन होता है। क्या होता है, आकृति विरूपण में किए जाने वाले प्रतिरोध का मापन है ये। ओके, और यंग प्रत्यास्थता गुणांक तो हम सभी जानते हैं कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मतलब होता है, बताता हूं मैं आपको, ये कहलाता है प्रतिबल बटे विकृति, है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बोल सकते हैं इसको, हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे आप कि क्या होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, क्यों होती है, सतही तनाव के कारण, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, या वर्षा जल की स्यानता के कारण, बिल्कुल नहीं, तनाव के कारण। सतही तनाव मतलब सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। अब देखो, इसके अनुसार क्या होता है कि कोई भी तरल है, तरल कम से कम स्थान घेरने का प्रयास करता है, समझ गए, इसे हम बोल देते हैं क्या, सरफेस टेंशन, ऑप्शन ए। अगला आपसे पूछा गया है, तेल दीप की बत्ती, तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है, आपसे ये पूछा गया है, दाब अंतर के कारण, केशिका क्रिया के कारण, तेल की निम्न श्यानता के कारण, या गुरुत्वीय त्वरण के कारण, क्या होता है, केश की क्रिया। अब देखो, दाब में ये होता है कि अधिक दाब से कम दाब की ओर, दाब अंतर मतलब अधिक से कम की ओर, है ना, वायु वगैरह का या तरल का प्रवाह होता है। केश का क्रिया क्या होती है, केश का क्रिया का मतलब ये होता है जैसे कि आपने एक नली रख दी है, छोटी सी नली, कई नैनोमीटर या माइक्रोमीटर के व्यास की ये नलियां होती हैं, ना, इन्हें जब आप रख देते हो तो इनमें स्वतः ही पानी या लिक्विड ऊपर चढ़ने लगता है, समझ रहे हो। तो और ये क्रिया कैसी होती है, स्वतः। इसी क्रिया को हम बोल देते हैं केशिकीय क्रिया या फिर केशिका क्रिया, इसे ही हम बोल देते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जहां तक आप श्यानता की बात करोगे तो तेल की श्यानता काफी ज्यादा होती है, पानी से ज्यादा होती है। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन है, श्यानता की इकाई क्या होती है, पॉइस, पास्कल, पॉइजूली, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है, पॉइस। पास्कल किस चीज की इकाई होती है, ताप की, है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। और एक बार बराबर कितने होते हैं, एक बार बराबर होता है 10 की घात 5
पास्कल। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन थे। उत्प्लावकता का नियम क्या था। उत्प्लावकता का नियम था कि जल या लिक्विड, आप लिक्विड बोल दीजिए, लिक्विड द्वारा सतह की ऊपर की तरफ लगने वाला बल कौन सा बल कहलाता है। उत्प्लावन बल। ठीक है ना, उत्प्लावन बल। और यही है उत्प्लावकता का नियम जिसकी वजह से मनुष्य तैरने में सहायक होता है। तैरने में सहायक। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन, सॉरी आर्किमिडीज। न्यूटन ने क्या दिया था, न्यूटन की गति विषयक नियम, इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण जो इनकी फेमस है। लुई पास्चर ने क्या दिया था, पास्चुराइजेशन। लुई पास्चर ने क्या दिया था, पास्चुराइजेशन की क्रिया बताई थी इन्होंने। दूध को पाश्चुरीकरण की क्रिया को इन्होंने बताया था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है। ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ग्रीस। ये वाला क्वेश्चन कई बार आया है ना, तो आर्किमिडीज उसका कर लेना, बाकियों को करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। आर्किमिडीज का आप कर लेना कि ये जर्मनी के हैं। ठीक है, ये कई बार आ, सॉरी जर्मनी नहीं, ये ग्रीस के हैं, है ना। ये क्वेश्चन क्या है, कई बार आ चुका है, इसलिए मैंने इसे एग्जाम में डाल दिया है। चलिए नेक्स्ट, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, आपको ये बताना है। अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अपरगामी या विद्युत चुम्बकी। सही आंसर क्या है, अनुप्रस्थ। अब देखो एक और चीज आपसे पूछा जाता है, अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती है, प्रकाश तरंगे होती हैं, या फिर अब मैंने बोल सकते हैं विद्युत चुम्बकी तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इनमें क्या होता है, जो तरंग संचरण की दिशा होती है, तरंग संचरण की दिशा ये है, और जो माध्यम के कण है वो क्या करते हैं, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गमन करते हैं। ऐसा ये होते हैं, ये माध्यम के कण हैं जो इस तरह कंपन कर रहे हैं, लेकिन तरंग कैसी है, तरंग इस दिशा में आगे की तरफ जा रही है, और माध्यम के कण इसके लंबवत कंपन कर रहे हैं। ये होती है अनुप्रस्थ में। और अनुदैर्ध्य में क्या होता है, अनुदैर्ध्य में होता है कि मान लीजिए तरंग इस तरह से आगे बढ़ रही है, लेकिन जो माध्यम के कण है, माध्यम के कण आगे पीछे, मतलब तरंग तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। इस तरह से अगर इसे आप एक कण मान लो तो इस तरह से उसी दिशा में कंपन करेंगे, और तरंग कैसी जा रही है, आगे की तरफ। ओके, इस वजह से हम अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है कि अनुदैर्ध्य तरंग एक तो ध्वनि तरंग है जो कि अनुदैर्ध्य तरंग है, और इसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। वहीं अनुप्रस्थ तरंग कौन सी होती है, प्रकाश तरंगे या विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ओके, अब इनमें क्या होता है, इनमें जो माध्यम के कण हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, कंपन करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा है अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं। सही आंसर क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, अवरक्त तरंगे, पराश्रव्य तरंगे या फिर रेडियो तरंगे। सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, पराश्रव्य तरंगे, है ना। पराश्रव्य तरंगे होती है मतलब कि मोर देन 20 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग। ओके, चलिए पराश्रव्य में ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति कैसी होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, 10,000 हर्ट्ज से ज्यादा, 1,000 हर्ट्ज से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, मतलब कि 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है ना, ये है, इससे ज्यादा होती है। अब पराश्रव्य तरंगों का मतलब क्या होता है, जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता, इन्हें क्या करते हैं, मनुष्य नहीं सुन पाते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे हैं किस तरह की, लंबवत, तिरछी, आंशिक लंबवत, आंशिक तिरछी, कभी कभी लंबवत और कभी कभी तिर्यक। किस तरह की, मैंने अभी आपको बताया है, ध्वनि तरंगे कैसी होती, लंबवत तरंगे होती। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है, अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है कि ध्वनि तरंगे लंबवत तरंगे होती है। अगला, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या है। श्रव्य परिसर, श्रव्य परिसर मतलब जो हमें सुनाई दे, कैसी हो, जो हमें सुनाई दे। कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। ओके, अगला, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर
प्रति सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए, दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो ध्वनि की चाल है, ध्वनि चाल समानुपाती होता है दाब की पावर 0। मतलब कि इसका सीधा सा मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि दाब पर निर्भर नहीं करती, दाब पर निर्भर नहीं करती, लेकिन आर्द्रता पर करती है निर्भर। ओके, आर्द्रता पर निर्भर करती है। अगर आर्द्रता ज्यादा है तो ध्वनि की चाल कम हो जाएगी, मतलब कि ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, लेकिन अगर आर्द्रता कम है तो ध्वनि की चाल अधिक दूर तक चली जाती है। ओके, चलिए आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आप टिक कर लीजिए। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 332 मीटर प्रति सेकंड। ये वाला इंपॉर्टेंट है कि ध्वनि की चाल दाब पर निर्भर नहीं करती, प्रेशर पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती। ओके, चलिए ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, किस में होती है? निर्वात में, जल में, इस्पात में, या इनमें से कोई नहीं? किस में होती है? देखिए, ध्वनि की चाल की अगर हम बात करें तो जो ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि की चाल कैसी होती है? माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। माध्यम अपवर्तनांक इसकी कैसी होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है ध्वनि की चाल। ठीक है। अब अगर आप निर्वात में देखो तो निर्वात में म्यू का मान क्या होता है? 1। अगर आप जल में देखो तो जल में कितना होता है म्यू का मान? 1.33 और 4/3, है ना। इस्पात में अगर आप देखो तो ज्यादा होता है। अब देखो और इसमें आप एक चीज और देख सकते हो कि जो ध्वनि होती है, ध्वनि सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है क्योंकि अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है, सॉरी सबसे कम होता है। इसके बाद होती है लिक्विड में, लिक्विड में। इसके बाद होती है गैसेस में, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पर ठोस क्या है? इस्पात अपवाद है, ये लिक्विड है। अगर आप देखो, ये क्या है? गैस, ये लिक्विड, और ये क्या है? सॉलिड। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा है, मतलब इस्पात में सबसे ज्यादा होगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वायु में ध्वनि का वेग लगभग होता है, कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड, 220 मीटर प्रति सेकंड, 110 मीटर प्रति सेकंड, या 232 मीटर प्रति सेकंड? सही आंसर क्या है? वायु में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए सही है। ओके, आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इस इन लेक्चर्स में अभी 2000 क्वेश्चन होने में करीब 1500 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है ना। जब तक ये क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के सभी कंप्लीट हो चुकेंगे। आप अगर इन क्वेश्चन को भी कर लोगे ना तो आराम से 90% क्वेश्चंस आप बना कर आ जाओगे टेक्नीशियन और एएलपी या वेरियस रेलवे एग्जाम्स होने वाले हैं, उन सभी में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है, बाकी मिलते हैं कल। अब तक लेक्चर में बने के रहने के लिए थैंक्स। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।